हेलो स्टूडेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इस लेक्चर में हम आज बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला और ग्राम फॉर्मूला मास की। इससे पिछली वीडियोस इस चैप्टर की जिसने नहीं देखी हो एंड स्क्रीन पर उन्हें अवेलेबल हो जाएंगी। तो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूं तो मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिफाइन कर सकती हूं कि इट में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स अ मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ टाइम्स अ मॉलिक्यूल इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 हम पहली बात कर चुके हैं कि कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड लिया गया था एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के एटम से कितना ज्यादा हैवियर है वो उसका, यानी द नंबर ऑफ, हम इसको क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स अ मॉलिक्यूल इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन 12। इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। या फिर हम और क्या डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने एटॉमिक मास को डिफाइन किया था क्या कि द रिलेटिव एंड एवरेज मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विथ एन एटम ऑफ कार्बन 12। क्योंकि हमने कहा था कि जो एटॉमिक मास होता है वो कैसा होता है, वो रिलेटिव होता है, वो एवरेज होता है। तो एटॉमिक मास से ही मॉलिक्यूलर मास बनेगा। इसलिए ये डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि जो रिलेटिव और एवरेज मास है मॉलिक्यूल का, किसके कंपैरिजन में, कार्बन 12 के कंपैरिजन में, वही कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। या फिर मैं बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन अगर इसकी दूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा कि मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो ये कोई भी डेफिनेशन जो है, सबसे छोटी डेफिनेशन तो यही है समझने के लिए कि एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो क्या कहलाएगा, वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ये हमने बात की मॉलिक्यूलर मास की। अब हम बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और फिर मैं कुछ एक एग्जांपल्स लेके आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी यहाँ पर। ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है कि मॉलिक्यूलर मास, सिंपल, जब हमने मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब मॉलिक्यूलर मास को, वैसे मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यू, एटॉमिक मास को प्लस करके ही बाय सम ऑफ दी एटॉमिक मासेस हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, मैंने आपको AMU यानी यू, यूनिफाइड मास, और ग्राम मास में डिफरेंस बताया हुआ है। मैं फिर से आज इसमें एक बार क्लियर कर दूंगी आपको। तो जब हम ग्राम में मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अब हम यहां पर एक और बात कर लेते हैं फॉर्मूला मास की, कि फॉर्मूला मास क्या है, कब इसका यूज किया जाता है। तो फॉर्मूला मास में आपको समझाने के लिए, जैसे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की कैसे फॉर्मेशन होती है, ये सारा 10th के सिलेबस में अपने आयनिक कंपाउंड से भी रिलेटेड वीडियो, अगर किसी को आयनिक कंपाउंड कैसे बने, कैसे ट्रांसफर होता है, तो उसकी वीडियो भी इस चैनल पे अवेलेबल है, ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। आयनिक कंपाउंड लाइक जैसे NaCl है, ठीक है, KNO3 है, KCl है, सोडियम कार्बोनेट है। तो ये जो आयनिक कंपाउंड हैं, जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव, कंप्लीटली पॉजिटिव, एक के ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आया है, वो कंपाउंड जो है ये डू नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल।
ये एक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करते। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ दैट मीन्स सिंगल एंटिटी डू नॉट एग्जिस्ट एज, सिंगल एंटिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। बिकॉज, क्यों नहीं करते? बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ आयंस। They consist of ions regularly arranged together. Regularly arranged together. एक दूसरे के सराउंडिंग में ये अरेंज होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें आयंस कहते हैं। और क्योंकि मॉलिक्यूल की फॉर्म में एक सिंगल एंटिटी, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, आप उसका मास निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे? आप पूरे को प्लस कर, इसको निकालने का तरीका भी क्या है? जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही फॉर्मूला मास भी निकालेंगे, लेकिन एक्चुअल में आयनिक कंपाउंड्स में ये जो है, जैसे ये है मेरे पास, तो सोडियम क्लोराइड है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये मेरे पास, तो ये पोटेशियम के पॉजिटिव NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये Na पॉजिटिव है और CO3 2 नेगेटिव की फॉर्म में इसकी एग्जिस्टेंस है। तो ये कंप्लीट एंटिटी नहीं है कि ये कंप्लीट एक मॉलिक्यूल है। इसमें क्या है? इसमें डिफरेंट आयंस है, Na पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? मॉलिक्यूलर, इन दीज केसेस molecular mass is replaced by formula mass, क्योंकि हमें फॉर्मूले को देखकर तब इनका मास कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेशन का मेथड सेम है, सेम कैलकुलेटेड एज मॉलिक्यूलर मास। जैसे हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर रहे थे उसी तरीके से हम फॉर्मूले मास को भी कैलकुलेट करेंगे। जैसे अभी मैं एग्जांपल लेके आपको बताती हूं कि मेरे पास जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का मास निकालने के लिए सोडियम का मास, क्लोरीन का मास और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो मेरे पास जो मास आएगा, जैसे 35.5 है तो ये क्या आ गया? 58.5। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो इसको भी मैंने कैसे कैलकुलेट किया? भाई यहाँ 2 एटम है, इंटू 1 प्लस 16, तो ये मेरे पास क्या आ गया? 18। ये मेरे पास मॉलिक्यूलर मास है और ये फॉर्मूला मास है। कैलकुलेशन का तरीका दोनों का सेम है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि आयनिक कंपाउंड के केस में हम उस मास को क्या कहते हैं? फॉर्मूला मास कहते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में ये कंप्लीट एंटिटी की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है, तो ग्राम फॉर्मूला मास क्या होगा हमारे पास? ग्राम फॉर्मूला मास क्या होगा? फॉर्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ या इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। सिंपल, ग्राम्स की फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम फॉर्मूला मास कहलाएगा। तो बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते आयनिक कंपाउंड, इसलिए इनके ये जो आयंस हैं इनसे रिलेटेड इसको नाम ही अलग दे दिया गया, फॉर्मूला मास। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि फॉर्मूला मास क्या होता है, तो आपको स्पेशली ये डिफाइन करना है बाय टेकिंग 1 और 2 एग्जाम्पल। अब हम कुछ एक कंपाउंड्स की यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके पास कोई और भी मॉलिक्यूल हो जिसका मास आपका सही नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में उससे रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम आ रही हो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपकी वो प्रॉब्लम को दूर कर दूंगी। ठीक है। अभी हम कुछ एक के मासेस को कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर, जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर हम कुछ एक एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास के, फॉर्मूला मास के। तो जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया H2O, ठीक है। अब H2O में मुझे कैलकुलेट करना है, तो करना क्या है? एटॉमिक मासेस को ही प्लस करना है, सिर्फ नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं? 2 है।
एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, 1 U है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम है उसके, प्लस 16 U, तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास ये कितना आ गया, 18 U। वाटर का मॉलिक्यूलर मास मेरे पास कितना आ गया, 18 U। अब अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, जैसे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, पहले मैं छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स ले रही हूं आपके लिए, तो यहां पर अगर मैं इसको, यहां मेरे पास कार्बन कितना है, कार्बन 12 U है, प्लस कितने एटम है ऑक्सीजन के, 2 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना है, एटॉमिक मास 16 U, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, ये 32 आ गया और ये 12 आ गया, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 44 U जो है इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है, और थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं हम, और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करती हूँ, तो ग्लूकोज की बात मैं ले लेती हूँ, C6H12O6, ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज भी हो सकता है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कैसे कैलकुलेट करूंगी कि हमारे पास कितने एटम है, पहले तो कितने एटम है, 6 एटम है, कार्बन का मास 12 U है, प्लस 12 एटम है, और हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 U है, प्लस ये मेरे पास 6 है इंटू 16 U ऑक्सीजन के 1 एटम का मास है। तो यहां पर ये मेरे पास, ये मैं इन सबको कैलकुलेट कर लूं तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, ये 72 आ गया, ये मेरे पास 12 आ गया, और ये कितना आ गया, 96। तो इसको आप टोटल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 180 U आ जाएगा, किसका मास, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मास। और हम इसको और कोई एग्जांपल ले, तो जैसे मेरे पास एग्जांपल है C12H22O11, शुगर का आ जाए, सुक्रोज आ जाए, केन शुगर वर्ड आ जाए, तो ये सभी के लिए फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। इसके लिए मास निकालेंगे तो ये मेरे पास 12 एटम है, 12 U मास है, प्लस 22 एटम है, 1 U मास है हाइड्रोजन का, प्लस ये मेरे पास 11 इंटू 16 U मास है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे सभी को तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 342 U जो है वो इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड कई न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे पास जिसमें मॉलिक्यूलर मास जो है वो यूज करना होता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। और भी मैं एग्जांपल लूं, ये तो हमारे पास थे कि स्ट्रेट थे कि आपको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना, अब हम कुछ एक ऐसे ले लेते हैं जो ब्रैकेट्स में होते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो 5th एग्जांपल में ले रही हूँ, एल्यूमिनियम सल्फेट, मुझे ब्रैकेट में गिवन हो कंपाउंड तो कैसे हम करेंगे उसको, तो उसका एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके सामने, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 का थ्राइस, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। जो हमारा अगला लेक्चर है वो इन कंपाउंड फॉर्मेशन से ही है, तो अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि पता नहीं कैसे लिख दिया, यहाँ 2 क्यों आए, यहाँ 3 क्यों आया, तो अगले लेक्चर में हम आयंस की बात करेंगे, वहां आपको क्लियरिटी होगी इसकी। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 2 एटम है, एटॉमिक मास आप सभी याद कर चुके हो, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। जैसे यहाँ 2 एटम है तो 27 U, क्योंकि इसका एटॉमिक मास इतना होता है, प्लस अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, 32 है, प्लस सल्फर का इतना आ गया, ये 4 इंटू 16 U। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे। इस पूरे को जब आप सॉल्व कर लेते हो, प्लस कर देते हो, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 342 U। यानी जो शुगर है और जो एल्यूमिनियम सल्फेट है, दोनों का मास कितना आ रहा है हमारे पास, बराबर आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और एग्जांपल लें हम, तो जैसे एक बार एनटीएससी में हमारे पास पूछा गया था अमोनियम क्रोमेट, अमोनियम क्रोमेट का ये फॉर्मूला होता है। मैंने आपको एटॉमिक मास जो है 1 से लेके 20 एलिमेंट तक लिखवा दिए हैं, बाकी मैंने आपको कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के मासेस भी मैं आपको लिखवा रही हूँ, उन्हें आप बार बार पढ़ोगे तो आपको उनके मास अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास क्या है, ये नाइट्रोजन, तो ये मेरे पास कितना है, 14 U, प्लस ये मेरे पास 4 इंटू 1 U, इंटू क्या करना है, मुझे 2 करना है, क्योंकि पूरे को मल्टीप्लाई करना है हमें इसके साथ। क्रोमियम का मास में ऑलरेडी आपको मैंने बताया था कि 52 U होता है। अदरवाइज 9th तक की क्लास में अबव 20 एलिमेंट्स के मास जो है वो गिवन होंगे, तो ये भी क्रोमियम का मास भी आपको एग्जाम में गिवन था। अब प्लस यहां पर मेरे पास 4 इंटू 16 U आ गया। तो जब आप इनको प्लस करोगे, ये मेरे पास कितना आ गया, ये 14 प्लस 4 18 इंटू ये कितना आ गया, 36 आ गया, 36 U, प्लस
52U प्लस 64U, तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा ये 152U। ये इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास यहां पर ये आ जाएगा 152U इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे कहा गया है, इसका नाम क्या है, इस आयन को बोलते हैं अमोनियम। ये क्या है, क्रोमेट। एक क्रोमेट होता है और एक डाइक्रोमेट होता है। डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव होता है, क्रोमेट CrO4 2 नेगेटिव। ये 2 नेगेटिव यहां आ गया, अमोनियम की वैलेंसी मतलब इस पे चार्ज +1 का था तो इधर आ गया, तो ये आ गया मेरे पास। मान लीजिए मुझे कहा गया है पोटैश एलम कैलकुलेट करने को, तो पोटैश एलम का मास, पहले इसका फॉर्मूला लिख लें हम। पोटैश एलम यानी फिटकड़ी, जो फिटकड़ी यूज करते हैं हम एंटीसेप्टिक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हो कि बड़े बड़े वाटर टैंक्स में भी फिटकरी जो है वो डाल दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये रेत मिट्टी जो भी है उसके अंदर, उसको मड को सभी को नीचे बिठा देता है और पानी को साफ करता है। तो यहां पर इसका फॉर्मूला है पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट। ये डबल सॉल्ट की कैटेगरी में आता है, डबल सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। और डबल सॉल्ट क्या होते हैं, इक्विमोलर, मतलब पोटेशियम सल्फेट, ये 2 सॉल्ट का इक्विमोलर मिक्सचर क्या कहलाता है, डबल सॉल्ट कहलाता है। तो ये भी है, इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट भी है। डॉट 24H2O, डॉट 24H2O। अब ये क्या है, जब इस तरीके का डॉट आ जाए, देखो मैं आपको अलग अलग मैंने एग्जांपल लेने की कोशिश की है। पहले हमने सिंपल लिए कि डायरेक्ट आप प्लस कर दो, फिर मैंने ये ब्रैकेट्स वाले लिए, अब मैंने ये वाला केस लिया जिसमें ये डॉट करके और फिर कोई कंपोनेंट गिवन हो। जब भी डॉट वाटर मॉलिक्यूल होता है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। 2 तरह के सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास, 2 तरह के सॉल्ट्स हैं। एक कैसा होता है, एक एनहाइड्रेटेड सॉल्ट होता है और एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। एनहाइड्रेटेड सॉल्ट जिसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। यानी इसका एक फॉर्मूला यूनिट, इसका एक फॉर्मूला यूनिट 24 वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 24 वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो इसको कैलकुलेट करें अगर हम, तो यहां इसकी कैलकुलेशन करते हैं अगर, तो ये मेरे पास कितना आया, 2 × 39U, ये मेरे पास आ गया पोटेशियम का, प्लस 32, ये जो इधर डॉट है ये प्लस है, 32 प्लस ये अगर मैं लिखूं, ये मेरे पास इतना आ गया, ये 4 × 16U, ये आ गया, ये सल्फर का आ गया, ये ऑक्सीजन का आ गया, इधर प्लस 2 × 27, या अभी हमने एल्यूमिनियम सल्फेट का निकाला ही था, यहाँ 3 आएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट है ना, यहां अभी हमने एल्यूमिनियम सल्फेट का निकाला ही था, तो ये मेरे पास कितना आया था, तो इसको अगर मैं 342 लिख दूं, एग्जैक्टली 342U, आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, इसको मैंने एक्सपेंड कर रखा है। प्लस अब ऐसे केस में क्या करना है, ये वाली बात तो सीधी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां हमने सीख लिया क्या करना है। इसमें क्या करना है, इस डॉट का मतलब है प्लस, और यहां जो आगे लगा हुआ फॉर्मूले के आगे ये मल्टीप्लाई होता है 24 × अब 24 × क्या, आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल का मास अभी हमने कैलकुलेट किया था 18U होता है। नहीं पता है तो आप कैलकुलेट कर दोगे, ये 2 आ जाएगा प्लस 16 आ जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 18U आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, ये हमने सॉल्व कर ही लिया। इन सभी को जब आप प्लस करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा 948U आ जाएगा। क्योंकि बार बार मैं समझाती रहती हूँ इसलिए मुझे इनके मॉलिक्यूलर मास याद है, आपको भी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। तो 948U जो है ये पोटैश एलम का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी और हो जाएगी किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसी डॉट वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड ही एक एग्जांपल और लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल मैं ले रही हूं ब्लू विट्रियोल का, सभी ने नाम सुना है ब्लू विट्रियोल। ब्लू कलर का होता है, जैसे ये इसका कलर है ना, उसी तरीके से सेम यही ब्लू कलर होता है, उसमें क्रिस्टल्स होते हैं ब्लू विट्रियोल के। इसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इट इज टॉक्सिक इन नेचर, जहरीला होता है ये। ठीक है, इसका डाइज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसको वैसे नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं नीला थोथा।
तो ये हमारे पास कॉपर का मास ऑलरेडी मैंने बताया था आपको 63.5 यू होता है। अब यहाँ पर क्या है, ये 63.5 है प्लस यहाँ पे यू लगाती रहती हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, प्लस 32 यू, यूनिट लगा रही हूँ मैं साथ साथ, प्लस आपको पता है 16 इंटू 4 कितना होता है 64 यू, ये आ गया मेरे पास 64 यू। अब क्या करना है, प्लस करना है 5 इंटू 18 यू, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है 18। तो आप इसको जब प्लस करोगे तो ये आपके पास इसको प्लस करने पर कितना आएगा 159.5 यू प्लस ये कितना आ गया 90 यू। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया 249.5 यू, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट इज दिस। ठीक है जी, अब एक एग्जांपल और मैं करवाती हूं आपको। ये वो सारे एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम में या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव पेपर में आपसे पूछे गए हैं। तो अगला एग्जांपल मैं लेके चल रही हूँ ऑक्सालिक एसिड का, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम मोलैरिटी नॉर्मेलिटी जैसे कंसेप्ट्स में करेंगे, तो ये बार बार फॉर्मूले वहां आते हैं, रिपीट होते हैं। तो ऑक्सालिक एसिड क्या होता है, COOH डॉट 2H2O। अब ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए तब हम क्या करेंगे भाई, यहां प्लस करेंगे, कितना आया, ये आ गया 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, यू मैंने नहीं लगाया, आप लगा लेना इसको। और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 45, ये 45 आ गया 45, और ये भी COH है, इसका मतलब ये भी कितना आया 45, तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया 45 एंड 45। और ये कितना आएगा 2 इंटू 18, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 36, तो ये मेरे पास 90 प्लस 36, और ये कितना आ गया 126 यू जो है वो यहां पर आ गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल लास्ट में लेके और आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऑक्सालिक एसिड था, अगर नहीं लिया आपने स्क्रीनशॉट तो ऑक्सालिक एसिड था ये, जो कि टोमेटो में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्सालिक एसिड। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया था यहाँ पर आपको। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल, लास्ट में एग्जाम्पल लेके और आपको समझाती हूँ कि ग्राम, हम ग्राम वर्ड लिख देते हैं और यू वर्ड लिखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे मैंने एटॉमिक मास में आपको ये बात क्लियर की थी। तो फिर से मैं एक लास्ट एग्जाम्पल लेकर आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में और मॉलिक्यूलर मास, उन दोनों में डिफरेंस एक बार बता दूं। जैसे H2SO4 है, H2SO4 जिसको आप क्या बोलते हो, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हो। सल्फ्यूरिक एसिड है ये, जिसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। ये भी बहुत बार इस्तेमाल होता है, बैटरी एसिड भी इसको हम कहते हैं, और इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो जब आप इसका मास निकालोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आया 2 इंटू 1 यू प्लस 32 यू प्लस 64 यू। जब आप इसको टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 98 यू, 98 यू। अब आपके पास लिखा हुआ है 98 यू और आपके पास लिखा है 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 98 यू H2SO4 98 ग्राम। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो यू की टर्म में दिया है इसका मतलब एक मॉलिक्यूल का मास है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास 98 यू है और यू की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्विवेलेंट होती है। कितनी छोटी वैल्यू है, 98 सिर्फ आपको दिखाई दे रही है, 98 नहीं, 98 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का मास होता है। और जब मैंने इसको 98 ग्राम लिख दिया, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, ये तो बहुत दूर से विजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक मोल H2SO4 का मास है, एक मोल H2SO4 का मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। इतने ज्यादा मॉलिक्यूल जब H2SO4 के होंगे तब उनका मास कितना होगा, 98 ग्राम होगा।
तो आई थिंक अब आपको और क्लियरिटी हो गई होगी। एटॉमिक मास में भी मैंने आपको क्लियर किया था, यहाँ भी क्लियर किया था कि 98 ग्राम जब आप पढ़ते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का भाई ये मॉलिक्यूलर मास है तो एक मॉलिक्यूल, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ये 1 मोल मॉलिक्यूल के मास के बराबर है। और जो ये यू वर्ड है ये मैंने आपको बता दें कितने कम मास, 10⁻⁻²4, कितनी आगे जीरो लगेंगे फिर जाके डेसिमल लगेगा, उतने ग्राम के ये इक्विवेलेंट है। तो इसमें हमने मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास में भी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है हमें, जैसे मैं फॉर्मूला मास के लिए भी आपको एग्जांपल्स मैडम बढ़ाती जा रही है। कैल्शियम क्लोराइड है मान लो मेरे पास, ठीक है, मैंने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, ये कैसा कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है। अब ये आयनिक कंपाउंड है तो इसका फॉर्मूला मास निकलेगा। ये कैसे एग्जिस्ट करता है, Ca2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है और Cl नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है, इस तरीके के आयंस बनते हैं इसके। लेकिन मास निकालने का तो सेम तरीका है ना, मास क्या आएगा, इसका आएगा फॉर्मूला मास आएगा। और फॉर्मूला मास कितना आएगा, कैल्शियम का 40U होता है, 2 × 35.5U, तो ये मेरे पास कितना आ गया 40U + 71U, और ये 111U जो है वो कैल्शियम क्लोराइड का मास आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं लग रही है फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने में, सेम तरीके से कैलकुलेट करना है जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।